हेलो फ्रेंड्स, एबीएफएम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे ही आपके क्वेश्चंस जून 2023 में जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जून में पूछे गए थे। जून में आपका जो एग्जाम था आपका एबीएफएम, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था, व्हाट इज मेज़ानिन फाइनेंस। मेज़ानिन फाइनेंस क्या होता है? तो आपका एक चैप्टर है, आप लोगों को वो चैप्टर करना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर नंबर 19 है वो, ठीक है। हाइब्रिड फाइनेंस के नाम से एक चैप्टर है आपका एबीएफएम में, और इस चैप्टर के ऊपर मेरे को लगता है कि मैंने शायद 5 के आसपास वीडियोस बनाई है। तो इस चैप्टर में से आपके 6-7 नंबर के क्वेश्चन, 7 तक के जो नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर में से पूछे गए थे। तो ये भी उसी वाले चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे चैप्टर्स आप लोग नहीं देख सकते क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, और अब एग्जाम का एक ही वीक रह गया, 5-6 दिन ही बचे हैं बीच में, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो एटलीस्ट जो मैं आप लोगों को चैप्टर्स बता रही, तो उनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को स्किप नहीं करने। तो जो 19 चैप्टर है वो आप देख के जरूर जाना। और एसपीएसी लास्ट जो आपकी बुक का, एबीएफएम की बुक का जो लास्ट चैप्टर है एसपीएसी, आई थिंक वो चैप्टर नंबर 25 है। इस वाले चैप्टर में से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मॉड्यूल डी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से चैप्टर नंबर 19 में से 6-7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे थे, और ये जो स्पैक है इसमें से भी 6-7 नंबर के क्वेश्चन पूछे। तो ये दो चैप्टर्स की वीडियोस आप लोग जरूर देख के जाना। वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पूरी बना रखी मॉड्यूल डी और बाकी मॉड्यूल्स की। तो ये वाला जो चैप्टर है 19 और 25, इसको आप लोग जरूर करके जाना। इसमें से काफी क्वेश्चन आपके जून 2023 में से पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेज़ानिन फाइनेंस का क्या मतलब होता है? तो ये भी एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस होता है। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, दो चीजें इसमें मिली रहती है। क्या? एक डेब्ट और एक इक्विटी। ठीक है, डेब्ट की अलग खासियत है, इक्विटी की अलग खासियत है। इक्विटी जो होल्डर होते हैं वो एक तरह से शेयर होल्डर है, वो मालिक बन जाते हैं कंपनी के। अगर आपके पास 1% शेयर है तो आप 1% कंपनी के मालिक बन चुके हैं। बट डेब्ट के केस में ऐसा नहीं है। डेब्ट के केस में क्या होता है कि आप किसी से लोन लेते हैं और आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है कि आप हमें लोन दीजिए, आपको हम 8% पे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे के लोन लेते हैं तो वो आपका डेब्ट फाइनेंस होता है। अगर हम एक ऐसा फीचर बनाए जिसको हम मिक्स कर दें, मतलब डेब्ट और इक्विटी दोनों के फीचर हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड में क्या क्या होते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर नंबर 19 मैंने जैसे आपको बताया, तो उसके ऊपर 5-6 टाइप के जो हाइब्रिड फाइनेंस है वो क्या होते हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए रखा है, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेज़ानिन फाइनेंस एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस होता है। इसमें भी डेब्ट और इक्विटी दोनों के फीचर्स होते हैं। तो इसमें जो इट गिव द लेंडर द राइट टू कन्वर्ट द डेब्ट इन इक्विटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। यानी अगर जो कंपनी है, स्टार्टिंग में तो डेब्ट है, मतलब कंपनी ने आपसे लोन लिया है और आपको बोला है कि 8% आपको पे करेंगे, लेकिन अगर कंपनी आपको आपका पेमेंट नहीं दे रही, तो उस केस में आपके पास जो लेंडर है उनके पास राइट है कि लेंडर मतलब जिसने लोन दिया है ना, आपने लोन दिया तो आप लेंडर है, आपने कंपनी को लोन दिया तो आपके पास इस इसका राइट होता है कि आप अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो वही खास बात है मेज़ानिन फाइनेंस की। या तो कंपनी आपको पैसा देगी, जो भी उसने बोला कि 8% देंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख का डेब्ट दिया कंपनी को, कंपनी बोलेगी कि मैं आपको 8% पे कर दूंगी। 1 लाख का 8%, मान लीजिए साल का, उसको आपको 8,000 इंटरेस्ट देना प्लस 1 लाख प्रिंसिपल देना, अगर वो 1 साल का लोन है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो यहाँ पे मेन खास बात यही है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, वैसे आपके पास राइट आ जाएगा। किस इसका राइट? आपको हक मिल जाएगा। किस इसका हक? कि आप चाहे तो वो जो डेब्ट था उस लोन को आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। यानी आप कंपनी के जितने भी आपकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया, तो 1 लाख के लोन के कितने शेयर्स हैं, तो उतने शेयर आपको मिल जाएंगे और उतनों के आप मालिक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये राइट मिलेगा, इसी को बोलते हैं मेज़ानिन फाइनेंस। ये भी एक टाइप का हाइब्रिड फाइनेंस होता है। ठीक है, और ज्यादातर ये जो मेज़ानिन फाइनेंस होता है ना, इज नॉर्मली फॉर रेजिंग फंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टू फाइनेंस एक्विजिशन। तो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या अगर हमें एक्विजिशन करना है, किसी कंपनी को हम मर्ज या एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग मेज़ानिन फाइनेंस जो है करते हैं। जो मेज़ानिन फाइनेंस होता है ना, इट कैन प्रोवाइड हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स कंपेयर टू नॉर्मल डेब्ट। तो जो नॉर्मल आपके बॉन्ड होते हैं उनसे अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल बॉन्ड है उसमें उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता जितना अच्छा आपको मेज़ानिन फाइनेंस में दिया जाता है। तो ये टाइप का डेब्ट ही होता है। बट जैसे आपका इंटरेस्ट, आपका जो अमाउंट है वो डिफॉल्ट कर जाती है कंपनी, तो आप अपने डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये राइट आपके पास है। लेंडर कौन है? आप है। तो लेंडर को ये राइट मिलता है कि आपका पैसा अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, आप कंपनी के उतने के इक्विटी के मालिक बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एक आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर था आपका पेस्ट एनालिसिस, और 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इसी टॉपिक में से पूछा गया था। ठीक है, तो पेस्ट एनालिसिस होता क्या? और पेस्टल में जैसे PESTL ना, तो हर टर्म का एक मतलब है, वो मतलब अभी हम नीचे देखेंगे। पर पहले पेस्टल एनालिसिस है क्या? इसमें किस चीज की एनालिसिस की जाती है?
It is an indispensable resource for development of business strategy and planning. It is a method for evaluating the business environment. तो जैसे आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी, सिंपल सा एग्जांपल लेते, तो आपने क्या किया, जंगल है, बहुत सारे पेड़ है और वहां आपने अपनी दुकान खोली, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो क्या आपकी दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। उसी के बदले अपने शहर में एक अच्छे एरिया में, बहुत अच्छे एरिया में दुकान खोली, तो वहां दुकान के चलने के ज्यादा अच्छे चांस है। आपने जंगल में इसलिए खोली कि आपको रेंट ना देना पड़े, या रेंट बहुत सस्ता है वहां पे, इसलिए आपने खोली, बट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना दूर जंगल में कोई कस्टमर आएगा नहीं और आपकी दुकान आपको एक हफ्ते में या एक महीने में बंद करनी पड़ जाएगी। तो जो इन्वायरमेंट है, हमें हमारे बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, उसको अगर हम इवेल्यूएट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पेस्ट एनालिसिस करते हैं, यानी हमारा जो बिजनेस है उसके इन्वायरमेंट को हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट है उसका कितना इम्पैक्ट आपके बिजनेस की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में पड़ता है, तो वो जानने में हमारी मदद करता है कौन? पेस्ट एनालिसिस। तो इसमें वही लिखा है कि एक मेथड होता है फॉर इवेल्यूएटिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, इवेल्यूएशन करते हैं, एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट दैट इट कुड हैव ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके इन्वायरमेंट पे, क्या आपके जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसको समझना, और जो भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी परफॉर्मेंस में, तो ये जानने में मदद करता है कौन? हमारी पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसी हिसाब से आप फिर अपना प्लान, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिस हिसाब से आपका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी प्लान बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी पेस्टल एनालिसिस मदद करता है। तो पेस्टल एनालिसिस में ये 6 टर्म्स है आपकी, PES 3 हो गया, या TLE। तो ये जो 6 टर्म्स है, इन 6 इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो P है उसका मतलब है पॉलिटिकल, सेकेंड जो E है उसका मतलब है इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T टेक्नोलॉजिकल, L से हो जाएगा लीगल, और लास्ट में जो E है उसका मतलब हो जाएगा इन्वायरमेंटल। इन जो 6 के 6 फैक्टर्स है जो पेस्टल बताता, तो उन 6 फैक्टर्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर क्या बताता है? पॉलिटिकल फैक्टर रिफ्लेक्ट सच एलिमेंट एज ए स्टेबिलिटी। तो कोई कंट्री है, वहां पे आपको अपना बिजनेस करना, अपनी दुकान खोलनी है, आप ऐसी कंट्री में चले गए जहां पे कभी भी पार्टी चेंज हो जाती है, आज एक पार्टी है फिर अगले दिन दूसरी है, तो बार बार आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो इनकम टैक्स को लेकर रूल्स बताती है, या कंपनीज को जो है पॉलिसीज में मदद करती है, तो कई तरह से कंपनी को इम्पैक्ट करती है। तो आप जिस भी जगह पे है उसमें आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें पहला इन्वायरमेंट आपका पॉलिटिकल फैक्टर होगा, कि जहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्टेबल है, तो उससे भी आपके बिजनेस पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। ये पहला हो गया। सेकंड था इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसका सीधे ही आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी पे जो असर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इफ इंटरेस्ट रेट राइज, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो फंड नीडेड फॉर कैपिटल एक्सपेंशन, आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं तो महंगा हो जाएगा। अब मान लीजिए बैंक से आपको लोन लेना है, पहले वो 7 था, वो मान लीजिए 10% हो गया, तो आपके लिए लोन क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं, तो उनका भी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है आपकी स्ट्रैटेजीज की सक्सेस पे दिखाई देता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? इसमें इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, टैरिफ जो गवर्नमेंट अपना ड्यूटी ये सब चार्ज करे, ग्रोथ रेट क्या है, जो लोकल और नेशनल इकोनॉमी उनका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अगर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको सस्ते लेबर मिलेंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सबके पास अच्छी जॉब है, तो आपको महंगे लेबर मिलेंगे। ठीक है, लेबर कितनी जो है अवेलेबल है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, और इसकी वजह से भी आपका बिजनेस सक्सेस होगा नहीं होगा, तो ये भी एक इन्वायरमेंट होता है आपके बिजनेस को जानने का। तीसरा आता है सोशो कल्चर फैक्टर्स। सोशल कल्चर मतलब उस कंट्री का जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का कल्चर क्या है। अलग अलग जगह पे कल्चर अलग होता है। आप कभी भी नोटिस करना, किसी भी, अगर आप सेम कंट्री के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भी चले जाए, आपको कल्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो जो कल्चर डिफरेंस है उसका भी आपके जो है बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप कोई शराब का बिजनेस करते हैं, शराब बनाते हैं कुछ इस तरीके का, आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, तो वो लोग शराब वराब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आपका बिजनेस वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो लोगों के कल्चर है ना, कल्चर से भी आपके बिजनेस को काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं द सोशल कल्चर फैक्टर्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जो सोशल कल्चर है वो वेरी करता है। जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, यूएसए का अलग है, अलग अलग कंट्रीज का कल्चर अलग अलग है। दिस में इंक्लूड लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, कौन सा रीजन वहाँ पे उस एरिया में डोमिनेंट है। ठीक है, एज लोगों का कितना है, क्या वहाँ पे काफी यंग पॉपुलेशन है या किस तरह की है, क्योंकि कल्चर भी आपकी एज पे भी जो है थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। एटीट्यूड क्या है लोगों का, इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का वहाँ पे। ठीक है, वुमेन और मैन का क्या क्या रोल है वहाँ पे। तो कल्चरल इन्फ्लुएंस सच एज बाइंग बिहेवियर एंड नेसेसिटीज अफेक्ट हाउ पीपल सी एंड यूज बैंकिंग ऑप्शंस।
तो लोगों का बाइंग बिहेवियर भी काफी इंपैक्ट करता है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ जगह का कल्चर क्या होता है कि वहाँ पे लोग फिजूल खर्चे में बिलीव करते हैं, कुछ जगह पे क्या होता है कि लोग सेविंग में बिलीव करते हैं। अब जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लोग सेव करना काफी पसंद करते हैं, लोग अपने बुढ़ापे के लिए कि हाँ 60-70 के बाद तो हम लोग जॉब नहीं कर सकेंगे तो पैसे का क्या होगा, तो बहुत से लोग सेव करके रखना पसंद करते हैं। पर बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए कल्चर आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे लोग ज्यादातर आज में जीते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें 10 साल या 20 साल के लिए बचाना, तो वो आज में जीना पसंद करते हैं। अब इंडिया में क्या है कि जैसे पेरेंट्स कमाते हैं, घर बनाते हैं, फिर बच्चों के लिए भी सोचते हैं कि अगर हम हमारे बाद बच्चों का भी अच्छा इंतजाम हो जाए, तो पेरेंट्स लोग इतना ज्यादा केयर करते हैं। बट कुछ कंट्रीज में क्या है कि वो अपना भी नहीं सोचते, मतलब वो अपने भी बुढ़ापे का नहीं सोचते, तो दूर का मतलब नहीं सोचते, वहाँ के कल्चर में ऐसा है। तो इस कल्चर से मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, तो वो आज में जिएंगे तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, जो भी उनकी सैलरी है जो सेविंग है वो कोशिश करेंगे कि उसको वो आज में ही खर्च कर दे, कल के लिए इस तरह से जो है, मतलब कल इन द सेंस की 10-20 रिटायरमेंट के लिए इतना नहीं सोचती है। तो वो उनका सोशल कल्चर फैक्टर भी आ जाएगा। बहुत सी कंट्रीज में तो रिटायरमेंट के बाद कई सारे बेनिफिट, जैसे रशिया जैसी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं कि आप लोगों को इतना सोचने का जरूरत नहीं, मतलब अच्छा खासा आपका पेंशन अमाउंट होता है, आप अच्छी खासी लाइफ उसमें स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी आपके बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी वो इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये नेक्स्ट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस में। आपने अगर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और आप एक कॉम्पिटिटर में ने एक अच्छी और नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, द इंटरनेट इज चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आजकल के टाइम पे जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको भी काफी इम्पैक्ट करती है कौन, आपकी इंटरनेट। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, मतलब इंटरनेट के फायदे भी हैं पर साथ साथ नुकसान भी आपको झेलने पड़ते हैं। और इंटरनेट से क्या हुआ कि जैसे पहले फ्लिपकार्ट का इतना चलन नहीं था, ये 10-15 साल से ज्यादा फेमस हुआ है ना, तो अब गांव में हर कोने में जो है फ्लिपकार्ट आपको मिल जाता है, फ्लिपकार्ट अमेज़न। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी स्पीड हो गया, मतलब जो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट और नई नई सर्विसेज जो है आ रही है। आजकल के टाइम पे ये जोमेटो स्विगी ये सब देखते तो, पर 10-15 साल या 20 साल पहले तो ये सब नहीं हुआ करता था। तब हमें मालूम भी नहीं था कि इस तरह से खाने को डिलीवर करने के लिए भी एक ऐप बन जाएगी, जो उबर ओला इस तरह की जो उबर ओला की जो ऐप है ये सब बन जाएगी, तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम था। तो नए नए प्रोडक्ट नई नई सर्विसेज आती जा रही है। कुछ कंट्रीज में तो ऐसे ऐसे सर्विसेज है, जैसे जापान जैसे कंट्रीज की बात कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं काफी मतलब लोनलीनेस का शिकार है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ऐसी सर्विस देते हैं कि आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, मतलब आप बातचीत कर सकते हैं उनसे, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक सर्विस अवेलेबल कराई है, क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। तो ऐसे भी सर्विस बनने लगी है कि आप किसी से बात कीजिए, बदले में आपको पैसे देगा। आपसे आप एक दिन बात कीजिए उनसे, जैसे एज अ फ्रेंड बात कीजिए, तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह की सर्विसेज भी बन रही है अलग अलग कंट्रीज में। तो इंटरनेट का काफी जो बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है, और उसकी वजह से आपकी जो भी एक्टिविटीज, आपका जो बिजनेस है उस पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors now go beyond access to raw materials. Today, these factors may include firm footprints in its respective environment. तो इसमें बोल रहा है कि इन्वायरमेंट का फैक्टर इतना ही नहीं कि हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, बल्कि उससे काफी आगे बढ़ चुका है कि जो अलग अलग इन्वायरमेंट है उसमें आपका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब आप इन्वायरमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये फैक्टर भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। लास्ट आता है लीगल फैक्टर। ठीक है, लीगल फैक्टर रिफ्लेक्ट द लॉज एंड रेगुलेशन। तो जो भी कंट्री में है वहां पे क्या लॉ है, क्या रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशंस को लेके, आपकी कंपनी को लेके किस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कंपनीज उसको लेके क्या वहां पे कानून क्या है, क्या रेगुलेशंस क्या है, तो वो भी आपके बिजनेस के को इम्पैक्ट करती है। दिस फैक्टर इंक्लूड वेदर और नॉट द रूल ऑफ लॉ इज वेल एस्टैब्लिश, हाउ दे चेंज एंड द कॉस्ट ऑफ। तो जैसे मान लीजिए रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, रेगुलेटरी मतलब जैसे इंडिया का हो गया आरबीआई, तो आरबीआई को आप कंप्लाइंस करते हो, आरबीआई बोलता है केवाईसी मानो, ये उसको मानना पड़ता है, नहीं होगा तो आपको पेनल्टी लगेगा। तो अगर आप रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और जो लॉ है वो अच्छे से स्टैब्लिश हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। कुछ कंट्रीज में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है कि मानना ही पड़ता है, कुछ में थोड़ा सा मतलब छूट है, मतलब लोग बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब लॉ को नहीं मानोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, इस तरह का सीन नहीं है। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो लीगल फैक्टर से भी आपकी कंपनी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो 6 फैक्टर है ये आपके पेस्टल एनालिसिस में थे। ठीक है, तो पेस्टल होता क्या एक्जेक्टली, इससे हम लोग जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि उसका हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इसमें टोटल 6 फैक्टर्स है। पहला था आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब जो भी जहां पे भी आपका बिजनेस है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है कि नहीं। दूसरा था इकोनॉमिक, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, और लेबर कितने इजिली अवेलेबल है, तो ये सारा आपका इकोनॉमिक में आ जाएगा। सोशल कल्चर में उस जगह का कल्चर क्या है, वहाँ पे रिलीजन किस तरीके का, लैंग्वेज कैसी बोली जाती है, ठीक है, लोगों का एटीट्यूड क्या है खर्चे को लेके,
और ये सारी चीज़ें आपके सोशल कल्चर में आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को काफ़ी चेंज किया है। अभी इंटरनेट की हेल्प से आप प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदे भी, पर साथ में आपको थ्रेट्स भी यहाँ पे होते हैं, मतलब फ़ायदे भी हैं पर कुछ नुकसान भी आपको यहाँ झेलने पड़ते हैं। नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है आ रही है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल। तो इस इन्वायरमेंट में पहले क्या था, सिर्फ रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल हमें अच्छे से सही तरह से मिल जाए, बट अब क्या है कि हमारा जो है फुटप्रिंट्स, मतलब जो कार्बन फुटप्रिंट्स है, वो जैसे हम लोगों की जो कंपनी है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी चीजें इन्वायरमेंट में डाल रही है, भेज रही है, हमारी वजह से इन्वायरमेंट को कितना आ रहा है। तो जो फर्म्स फुटप्रिंट या कार्बन फुटप्रिंट्स आप बोल सकते हैं फर्म का, तो वो भी आपके इन्वायरमेंट फैक्टर में आ जाएगा। क्योंकि अभी से गवर्नमेंट जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग इन सबको लेके बहुत परेशान है। तो ऐसी कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रही है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी टैक्स लगाने का जो है सोच रही है। तो इस तरह से भी आपको आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लीगल मतलब आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, आपका जो कंपनी है उस कंट्री में लॉ और रेगुलेशन को कितनी अच्छी तरह से माना जाता है। जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस उसको अगर आप पूरा नहीं करते तो कितना पेनल्टी लगेगा, ठीक है, लॉ काफ़ी सख्त है या नहीं है, और लॉ को अच्छे से वहाँ पे स्टैब्लिश बनाया किया गया कि नहीं है, रूल ऑफ लॉ काम करता है कि नहीं। तो ये 6 फैक्टर्स आपके पेस्टल में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ये भी देखा जाए तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस जो भी हमने देखा ना, ये भी वो भी एक टाइप का इन्वायरमेंटल एनालिसिस था, जिसमें हमने बिजनेस के इन्वायरमेंट को स्टडी कर, तो ये भी एक टाइप का ही है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस एक्जैक्टली होता क्या? इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द फैक्टर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरनल और एक्सटर्नल कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, वही आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस का क्या मतलब हुआ कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वही आपका इन्वायरमेंट एनालिसिस। तो इंटरनल में क्या आ जाएगा आपका, इंटरनल में आपका आ जाएगा स्ट्रेंथ वीकनेस, एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आपके एक्सटर्नल में आ जाएंगे। आप लोगों ने स्वेट पढ़ा ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो ये आपका इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, और ओटी आपका हो जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपका एक्सटर्नल, अभी हम देखेंगे क्योंकि ये जो आपका स्वॉट है ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है वो भी क्वेश्चन पूछा था। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस के कई तरीके, एक तो हमने पहले देखा था पेस्टल, इससे पहले क्वेश्चन, तो वो भी एक तरीका है इन्वायरमेंट को स्टडी करने का। दूसरा तरीका है स्वॉट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, यानी इन्वायरमेंट एनालिसिस में हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सारे के सारे फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उनको स्टडी करते हैं ताकि हम जान सके कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ओटी वो आपका एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, और आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो वल्नरेबिलिटी मतलब आपकी जो वीकनेस है, वो आपका इंटरनल फैक्टर है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। तो वही आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए स्वॉट, तो इसी के ऊपर भी क्वेश्चन था, स्वॉट क्या होता है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। स्वॉट में जो पहला लेटर है एस, उसका मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से आपका हो जाएगा वीकनेस, ओ से हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, और टी से आपका हो जाएगा थ्रेट्स, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस एक्जैक्टली क्या होता है, स्वॉट की हेल्प से हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फायदा है आपका कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को स्टडी कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा, हम देख सकते हैं कि ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वही फायदा आपके स्वॉट का होने वाला है, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट को समझने में मदद करता है। कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको समझने में स्वॉट एनालिसिस हमारी मदद करता है। तो इसमें एस है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी, और टी से आपका थ्रेट। तो इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है, आपकी मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है या आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस, किसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी स्टूडेंट है मान लीजिए, उसकी मैथ्स अच्छी है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा, तो ये उसका स्ट्रेंथ हो गया, ये अच्छा पॉइंट है, इसमें वो अच्छा स्कोर कर सकता है। वीकनेस, मान लीजिए उनका मैथ्स बहुत पुअर है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ये आपका अच्छा पॉइंट होगा, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आपके मैथ्स बहुत वीक है, तो ये आपके लिए वीकनेस का काम करेगी। अब हम किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी थी, तो स्टार्टिंग में बहुत फेमस थी कंपनी। आजकल हमें कोई भी नया फ़ोन लेना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल इतने सारे ऑप्शंस आ गए ना, हम लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, फिर खुद भी उन फ़ोन के फीचर्स को पढ़ते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना है। पर उस टाइम पे
मतलब ये मान लीजिए 2005, 6, 7, 8 उस टाइम पे आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था, कोई भी फ़ोन लेना है तो बाय डिफ़ॉल्ट नोकिया ही लेना है, तो उस तरह से इन्होंने अपना मार्केट पूरा बनाया था। तो इनकी क्या स्ट्रेंथ थी? स्ट्रेंथ इनकी ये थी कि इनकी जो नोकिया का फ़ोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे, तो उनकी जो फिज़िकल क्वालिटी है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोन होते थे। वीकनेस क्या था कि इन्होंने खुद को टाइम पे जो है एंड्रॉइड में इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। ये उनकी वीकनेस साबित है, जिसकी वजह से ये कंपनी पूरी की पूरी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, अब धीरे-धीरे रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या पॉजिटिव पॉइंट है, आप क्या किस में आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब जैसे एक बच्चे का टारगेट है कि उसको 90% मार्क्स लाने हैं, तो अपने 90% मार्क्स को कैसे पूरा करेगा? उसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश है, तो अपने इंग्लिश को अच्छे से करेगा ताकि उसमें उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। उसकी वीकनेस क्या है, जैसे मान लीजिए उसको मैथ्स वीक है, मैथ्स उसको समझ कम आता है, तो मैथ्स की ट्यूशन लगाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा, तो उससे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपके अंदर अच्छी है, जो आप बाकियों से अच्छा कर सकते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। गिव यूर सेल्फ सम टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन वट यू डिड वेल। थोड़ा सा टाइम दीजिए और सोचिए कि हमने क्या अच्छा किया। वो टास्क दैट वर विद इन योर कंफर्ट जोन दैट यू वर गुड। ऐसा कौन सा काम है जो आपके कंफर्ट जोन में, जिसको आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, तो वो आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी ऐसा क्या काम है जो बहुत अच्छे से करती है, उसके लिए उसको ज्यादा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना पड़ता और बहुत अच्छे से उस टास्क को कर रही है, तो कंपनी की स्ट्रेंथ हो जाएगी। वीकनेस, नेक्स्ट है हमें जानना होगा द एरियाज इन विच यू नीड इम्प्रूवमेंट। तो कौन से एरिया में जहाँ पे आपको इम्प्रूव करनी है। हमने बच्चे का एग्जांपल लिया, उसका मैथ्स पूरा, तो उसको मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ये सब करना पड़ेगा, तो वो आपका एरिया इम्प्रूव आपको करने वाला होता है, तो वही आपका वीकनेस हो जाएगा। तो वीकनेस मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो हमारी वीकनेस इसमें हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आपका इंटरनल एनवायरमेंट होता है ना। एक्सटर्नल में आपका आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। Opportunities, the term opportunity refers to any factor that has a potential to confer competitive advantage। तो आप अपने competitor से किस मामले में अच्छे हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने competitor से अच्छा कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज में हो जाएगा। लास्ट आता है थ्रेट। In terms of threat that are looming large over organizations, one factor to consider is the potential for harm। तो थ्रेट मतलब आप ऐसा क्या पोटेंशियल हार्म है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है। थ्रेट मतलब किस चीज़ से आपके ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट हो जाएगा। तो ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस है ये हमारे कंट्रोल में, तो ये हमारा इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, और ये जो दो है हमारे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। थ्रेट्स क्या हो जाएगा, थ्रेट मतलब कि आप की ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचा सकती है। मान लीजिए आप जो है मतलब अपॉर्चुनिटी के मामले में आप अपने कॉम्पिटिटर से किस मामले में बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। और थ्रेट क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी चीज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचा सकती है, तो वो आपके लिए थ्रेट हो जाएगा। कोई भी चीज़, कोई नया लॉ आ गया जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, उसको बहुत बड़ा खतरा हो जाए, तो वो आपके लिए थ्रेट यानी खतरा है, तो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो जैसे गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन ला दे कि जो प्लास्टिक की कंपनी है सबको बंद कर दिया जाए, ठीक है, इस तरह का कोई रूल लेके आ जाए, तो इतनी सारी प्लास्टिक की कंपनी हो तो सीधे ही बंद हो जाएंगी ना, तो ये सब उनके लिए थ्रेट है और इसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अपॉर्चुनिटी मतलब कोई अचानक से कोई नया रूल ले आए कि ऐसी कंपनीज जो सोलर बैटरी या सब ये सब चीज़ें जो बना रही है उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, कुछ फायदा मिलेगा, तो इस तरह से आपको ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और देखा जाए तो इसमें जो मेन डेफिनेशन यही बोली कि आप अपने कॉम्पिटिटर से किस मामले में अच्छे हैं, मतलब बाकी की जो कंपनीज है उनसे आप क्या अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। इसके ऊपर 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल है। फेस्टिवल में से भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ बहुत मुश्किल मिलेगा। और हाँ, एक और बात कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कहाँ से लिए कि इसमें से मेरे को कुछ बनाना नहीं पड़ा नया खुद से, क्योंकि मैंने आपको 550 के आसपास जो क्वेश्चन कराए ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे को उसी में मिल गए थे, तो मेरे को खुद से अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ा, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल कराए। तो 550 के आसपास आपको जो एमसीक्यूज हैं 2 हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप लोग पीडीएफ जो है 550 क्वेश्चन की ले सकते हैं, और उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। उसमें जो भी आपकी पूरी बुक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पे रखा हुआ है, तो उनसे आप काफ़ी जो है आपकी हेल्प होने वाली है। और वो जो पीडीएफ है उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना, वो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, आप लोग बस ये ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और 3-4 नंबर के क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो फ्री में ही थे आपके। और बिजनेस एनालिटिक्स के जो है 4 अप्रोचेस होते हैं, तो कौन कौन से 4 अप्रोचेस उनके यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहली आपकी बिजनेस एनालिटिक्स हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव, दूसरी हो जाएगी हमारी डायग्नोस्टिक,
तीसरी है प्रेडिक्टिव और चौथी आपकी प्रिस्क्रिप्टिव। तो 4 टाइप की जो है बिजनेस एनालिटिक्स है, इन चारों के टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, पर उससे पहले इसका पर्पस देखते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स का पर्पस क्या है। The purpose of this type of business analytics is often to match different solution to immediate requirement of customers। तो आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, मतलब कस्टमर कुछ मांग रहा है तो उनकी, अब सब कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग सॉल्यूशन देना होगा। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सॉल्यूशन बनाना चाहिए, तो वही आपके जो है इसमें जानने की कोशिश की जाती है। जो 4 टाइप के हमारे बिजनेस एनालिटिक्स के जो मेथड है, तो उसमें ये जानने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग जो कस्टमर है उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। तो उसका आइडिया हमें इस टाइप 4 टाइप के बिजनेस एनालिटिक्स से लग जाता है। The current state of company operation will play a significant role in determining which approach to pursue। तो जो कंपनी है उसकी अभी करंट स्टेट क्या है, वो किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इसमें से कौन से अप्रोच को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी हमें पता लगे कि बिजनेस एनालिटिक्स का पर्पस क्या है। 4 टाइप के बिजनेस एनालिटिक्स मेथड हम पढ़ेंगे। तो इसका पर्पस है कि कस्टमर की अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन जानने में ये हमारी मदद करता है। तो पहला हमारा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, 4 टाइप के बिजनेस एनालिटिक्स में पहला आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसमें क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिक डाटा एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू डिस्कवर पैटर्न। तो इसमें क्या होता है कि हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी किया जाता है और फिर जाना जाता है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं, ऐसा कौन सा जो ट्रेंड है या ऐसा कौन सा पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो आप जैसे किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, कंपनी के 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं कि कस्टमर कंपनी कब घाटे में रही, कब फायदे में रही। तो पूरा स्टडी करके आपको आइडिया लगता है कि ये क्या इसका क्या प्रेडिक्शन रहेगा कि ये कंपनी क्या अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो आपको आइडिया लग जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप पूरे कंपनी के हिस्टोरिक डेटा को स्टडी करते हैं ताकि आप पैटर्न और ट्रेंड को समझ सकें। यूजिंग मेथड सच एज, इसमें आप क्या करते हैं, डेटा माइनिंग, डेटा एग्रीगेशन वाले मेथड को इस्तेमाल करते हैं। दिस मेक इट पॉसिबल टू गेट ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इवेंट दैट हैव अकर्ड। तो इससे आपको डिटेल आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से इवेंट पास्ट में हुए हैं एज वेल एज दोज आर अकरिंग इन प्रेजेंट। अभी कौन से इवेंट हो रहे हैं या पास्ट में कौन से इवेंट हुए, तो उसका आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है इसकी हेल्प से। तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब कंपनी के पास्ट को आप स्टडी कर रहे हैं ताकि उसके ट्रेंड को आप समझ सकें। तो वो आपका पहला मेथड हो जाएगा बिजनेस एनालिटिक का। सेकंड कौन सा है, ये है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डायग्नोस करने की कोशिश करता है ना, क्या स्पेसिफिक ट्रेंड क्या है। दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स फोकस ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड विच फैक्टर ड्राइव। तो इसमें आप प्रीवियस परफॉर्मेंस को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रेंड हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड देखने को मिला, तो उस फैक्टर को आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस्टिक, अब जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा मोटा है, वो डॉक्टर के पास गया, उसने बताया कि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है ये सब, तो डॉक्टर अब जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रेंड देखने को मिला, वो मोटा क्यों हुआ। तो पता लगा कि बहुत ज्यादा शुगर यूज कर रहा है। ठीक है, शुगर, तो फिर डॉक्टर उसको बोलेगा कि शुगर कम से कम लो, तुम शुगर बहुत खा रहे हो। तो इस तरह से उसका ट्रेंड, उसके खान पान को जान के, उसके पुराने जो है उससे बातचीत करके डॉक्टर जानने की कोशिश करेगा कि क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से ऐसा ट्रेंड हुआ। तो सेम ऐसे डायग्नोस्टिक में जो कंपनी के प्रीवियस परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है उसकी हेल्प से समझा जाता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रेंड देखने को मिला। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा डिस्कवरी, ड्रिल डाउन, डेटा माइनिंग, कोरिलेशंस, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर अकरेंस के होने का क्या रीजन था वो आप जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंड क्यों मिला उसको जानने की हम कोशिश करते हैं डायग्नोस्टिक में। आफ्टर अराइविंग एट ए नॉलेज of likelihood of an event and reasons why an event may occur, algorithm are utilized for classification regression। आपको पता लगा कि इस इवेंट की वजह से ऐसा हुआ तो आप एल्गोरिथम यूज करोगे ताकि आप उसका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन कर सको। तो ये आपका सेकेंड एनालिटिक का मेथड है। तीसरा है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग स्टैटिक टू एस्टिमेट एंड इवैल्यूएट फ्यूचर आउटकम्स बाय एम्प्लॉइंग स्टैटिकल मेथड। तो यहाँ पे आपके पास स्टैटिकल मॉडल्स हैं और टेक्निक है, ठीक है, जिसको आप मशीन लर्निंग की हेल्प से करते हैं। तो मशीन लर्निंग की हेल्प से आपने स्टैटिकल मॉडल बना रखे हैं, टेक्निक बनाई है, उनकी हेल्प से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाम से लग रहा है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, अलग अलग स्टैटिक मॉडल को, मशीन लर्निंग के टूल्स को आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। तो वो हो जाएगा आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इन मैनी केसेस द कंक्लूजन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आर यूज इन दिस मैनर टू कंस्ट्रक्ट मॉडल दैट आर लाइकलीहुड। तो जो आपने पहले में देखा था ना, डिस्क्रिप्टिव में पूरा पास्ट और प्रेजेंट को स्टडी किया जाता है फ्यूचर के प्रेडिक्शंस के लिए। तो इसी का जो कंक्लूजन निकलेगा उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रेडिक्शंस कर सके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। लास्ट आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। दिस अप्रोच मेक यूज ऑफ डेटा ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर हाउ सिमिलर सिचुएशंस शुड बी मैनेज। तो इसमें क्या होता है कि
पास्ट में मान लीजिए कुछ हुआ, ठीक है, और उसके लिए आपने ऐसा किया, तो पास्ट में कोई इवेंट हुआ और कुछ भी मान लीजिए कुछ भी चीज़ हुई और उसके लिए पास्ट में आपने क्या किया, तो उसी चीज़ को रिकमेंड किया जाता है। अगर उसी तरह की सिचुएशंस फ्यूचर में होती है तो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब पास्ट में कुछ हुआ उसको आपने कैसे मैनेज किया, उसी के हेल्प से फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप करोगे। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वही होता है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस में स्टडी किया जाता है, उससे आप रिकमेंड करते हो कि अगर सिमिलर सिचुएशन आपको मिलेगी तो फ्यूचर में आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो पास्ट में कुछ हुआ था उसको आपने कैसे मैनेज किया, तो सेम ऐसे अगर फ्यूचर में भी होता है तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, तो वो आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स नॉट ओनली फोरकास्ट रिजल्ट, इसमें सिर्फ रिजल्ट ही नहीं मिलता, बट इट हैज द एबिलिटी टू मेक सजेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक्टिविटीज दैट नीड टू बी टेक प्लेस। तो बोल रहा है कि इसमें हमें सिर्फ फोरकास्ट का ही नहीं आइडिया लगता, बल्कि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी उसके रिगार्डिंग भी जो सजेशंस दे सकते हैं। डीप लर्निंग और आपके जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं तो उसका इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्टिव। तो इसमें हम लोग डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के हमारे जो मॉडल है वो यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गए। तो बिजनेस एनालिटिक्स के 4 में से पहला मॉडल क्या था, डिस्क्रिप्टिव। इसमें हम पूरे पास्ट की स्टडी करते हैं ताकि हम ट्रेंड समझ सके कि ऐसा स्पेसिफिक ट्रेंड जो है, मतलब जिसके हेल्प से हम लोग फ्यूचर जो है फ्यूचर को या पैटर्न को या ट्रेंड को हम स्टडी कर सके। तो इसमें पास्ट या हिस्टोरिक डेटा को स्टडी किया जाता है, यहाँ तक कि इससे हमारे जो प्रेजेंट में जो हो रहा है ना उसको भी इसमें देखा जाता है। तो पास्ट में और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में। सेकेंड था आपका डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है कि पास्ट में जो हुआ किस वजह से हुआ वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा ट्रेंड देखने को मिला। आप एग्जांपल याद रखना कि डॉक्टर के पास गए तो आप बहुत मोटे हो गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आप क्या कारण है, तो पता लगा आप चीनी बहुत खा रहे हैं, तो ये फैक्टर हो गया चीनी। तो डायग्नोस्टिक में जानने की कोशिश की जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, एक ट्रेंड देखने को मिला, उसका कारण क्या था, ऐसा ट्रेंड क्यों हुआ। अब जैसे कोविड हुआ था तो बहुत सारी जो फूड की जो कंपनी थी या फूड की जो वो होटल्स थे, काफी सारे जो खाने पीने के होटल्स, तो वो बंद हो गए, बंद भी हो गए, काफी सारों का जो सेल्स बिल्कुल डाउन हो गया। फिर उसका कारण जानने की कोशिश की, कारण क्या था, कोविड है तो कोई बाहर जा नहीं सकता, ठीक है, तो बाहर जा नहीं सकता, लोग घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से जो फूड की कंपनीज है उसकी सेल्स बंद हो गई या वो कंपनीज ही बंद हो गई, ठीक है। तो एक ट्रेंड क्यों देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या है, उसको समझने की कोशिश की जाती है आपके डायग्नोस्टिक में। डॉक्टर भी तो वही करता है ना, आपको बीमारी होगी तो उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका डायग्नोस्टिक इसमें हो जाएगा। इसमें अलग अलग जैसे डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग, इनका आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आप किसी चीज के अकरेंस का होने का कारण जान सको। तीसरा आपका प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो भी कंक्लूजन मिला होता है प्रिस्क्रिप्टिव में, जो पहला था ना, इसमें सॉरी डिस्क्रिप्टिव में, तो इसमें जो भी आपका कंक्लूजन मिला उसकी हेल्प से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, पास्ट में कुछ हुआ उसको समझ के हम लोग स्टैटिक लगाएंगे और फिर हम फ्यूचर को प्रिडिक्शंस करेंगे। इसमें अलग अलग स्टैटिकल मॉडल या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग के कई सारे स्टैटिकल मॉडल और जो टेक्निक है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो इसमें जानने की कोशिश की जाती है कि पास्ट में कुछ हुआ। अब जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं और पहले भी आपके पास ऐसे बच्चे थे जो मैथ्स जिनकी काफी वीक थे, तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई, ट्यूशन क्लासेस दी गई, तो उनके मैथ्स स्ट्रांग हो गई। तो पास्ट में कुछ हुआ और उसको आपने कैसे ठीक किया, उसी को आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सिमिलर मिलता है। तो फ्यूचर में मतलब पास में कुछ सिचुएशन हुई उस टाइम पे हमने कैसे किया उसको ठीक, उसी चीज को रिकमेंड करेंगे फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उसको मैनेज करने के लिए। तो आपका प्रिस्क्रिप्टिव इसमें हो जाएगा। इसमें डेटा लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, एक तो नॉर्मल बॉन्ड है। तो बॉन्ड क्या होता है, जनरली बॉन्ड में क्या होता है कि हम बॉन्ड होल्डर है, मतलब हम कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं, बदले में हम कंपनी को पैसे देते हैं, है ना, ये होता है बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है कि हम जो पैसे कंपनी को देंगे उसको वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाएगी जो इको फ्रेंडली होंगे, जो नेचर फ्रेंडली या ग्रीन। जैसे मान लीजिए उस पैसे को आपने किसी सोलर पावर प्लांट बनाने वाली कंपनी के लिए लगा दिया, या विंड एनर्जी वाली कंपनी के लिए लगा दिया, या आपकी इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक ये सब बन रही, उस कंपनी में उस पैसे को इन्वेस्ट किया गया, तो उस बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड बोला जाएगा। मतलब ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा करती है कंपनी, उस पैसे को वो जो नेचर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होते हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे उसको इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है नीचे कि ग्रीन बॉन्ड में जो है पहले ऊपर की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड आर द बॉन्ड इशूड बाय सोवियन एंटिटी, इंटर गवर्नमेंट ग्रुप्स और अलायंस एंड कॉर्पोरेट्स। तो इसको गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट या कोई अलायंसेस मिलके या कॉर्पोरेट जो है इशू करती है, विद द एम दैट द प्रोसीड ऑफ बॉन्ड, की जो पैसा मिलेगा ना, प्रोसीड मतलब जो पैसा मिलेगा बॉन्ड से,
आर यूटिलाइज फॉर प्रोजेक्ट, उसको इस्तेमाल किया जाएगा क्लासिफाइड एज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंटल को सस्टेन बनाते हैं, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते, ऐसे प्रोजेक्ट में इस पैसे को खर्च किया जाता है, वो हो जाएंगे हमारे ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, तो नॉर्मल बॉन्ड में क्या है, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, उससे वो कुछ भी कर सकती है, मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री बना सकती है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो कुछ भी कर सकती है, तो नॉर्मल बॉन्ड हो जाएगा। ग्रीन बॉन्ड की खास बात है, ग्रीन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, हरियाली ना, हरे पत्ते, हरियाली, पेड़ पौधे, तो ये सब क्या है, ये सारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में इस पैसे को खर्च किया जाता है जो कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होते हैं। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड आर ए टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई सिक्योरिटी देती कंपनी, ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, मतलब इसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। दैट इज यूज टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड बेनिफिट टू इन्वायरमेंट, तो इस पैसे को ऐसी जगह पे लगाया जाता है जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट पहुंचाते हैं। द कमिटमेंट ऑफ इश्योर, तो जो कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो कमिटमेंट देती है ग्रीन बॉन्ड को लेके कि टू यूज द प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ बॉन्ड टू फाइनेंस और रीफाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट, तो कंपनी बताती है कि जो हमारा बॉन्ड है इससे जो पैसा मिलेगा आप लोगों से, उसको हम लोग फाइनेंस करेंगे, रीफाइनेंस करेंगे ग्रीन प्रोजेक्ट में, ग्रीन बिजनेस में। ठीक है, और डिस्टिंग्विश अ स्टैंडर्ड बॉन्ड फ्रॉम, सॉरी, ग्रीन बॉन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड, तो यही डिफरेंस है नॉर्मल बॉन्ड, जिसको आप लोग स्टैंडर्ड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, और ग्रीन बॉन्ड में। तो ग्रीन बॉन्ड में कंपनी बोलती है लोगों को कि आप हमारे बॉन्ड खरीदिए और इस पैसे को हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लगाएंगे। ग्रीन बॉन्ड कैन बी इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट एक्टर्स इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, तो आपको कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस करना है या रीफाइनेंस के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पब्लिक मतलब जैसे आईपीओ ये सब लेके आ गई, या प्राइवेट के थ्रू भी इसको जो है खरीदा जा सकता है। और ठीक है, तो ये वाला आपका जो ग्रीन बॉन्ड है यहाँ पे इसमें कंप्लीट इसका हो गया। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, कुछ और जो क्वेश्चंस आपके, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और कुछ और भी क्वेश्चंस थे, उसको हम लोग इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। और ठीक है, इसके साथ जो है ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर मेरे को याद आ रहा है, चैप्टर नंबर जो 8 है ना आपके ABFM का चैप्टर 8, तो इसमें फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज को लेकर न्यूमेरिकल्स दिए मैंने, तो उसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो चैप्टर 8 भी आप लोग देख के जाना, उसमें फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज के ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और चैप्टर 8 के बाद चैप्टर जो 9 है ना, वो भी आप लोग कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उसमें जो पे बैक पीरियड है ना, उसको कैलकुलेट करने के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो चैप्टर 8, चैप्टर 9 को आप लोग अच्छे से देख के जाइए, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आपको करा रखा है। अगर आप लोगों को थ्योरी देखने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ एटलीस्ट आप उनके न्यूमेरिकल देख के जाइए। फाइनेंशियल लिवरेज पे 3-4 न्यूमेरिकल दे के, ऐसे ऑपरेटिंग पे अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो 3-4 नहीं तो बस एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल देख के जाइए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन थे। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है ABFM का। ऐसे चैप्टर नंबर 9 में पे बैक पीरियड है, ये वाला आप करके जाना। तो इसमें मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं जो आपको अच्छे से बुक से करके जाने। एक है चैप्टर नंबर 19 चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 19 का हमारा नाम है हाइब्रिड फाइनेंस, ये आप लोगों को पूरा देख के जाना है, इसके ऊपर 5 वीडियोस हैं। फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 25 है SPAC, वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसमें से भी आपके काफी क्वेश्चंस पूछे थे, 8-9 क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर में से पूछे गए थे। ठीक है, इस वाले में से 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो आपका ऑपरेटिंग और जो फाइनेंशियल लिवरेज है, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और जो पे बैक पीरियड है ना चैप्टर नंबर 9, इसमें से भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और जो स्टार्टिंग के जो आपके जो 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर नहीं मिलता, तो बहुत चांस है कि जो बिना आंसर्स वाले क्वेश्चन है आपके, क्योंकि हर बुक में आपके हर सब्जेक्ट में पूछे जाने लगे ना 10 क्वेश्चन जिसका आपको आंसर नहीं दिया जाता MCQ में, तो वो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में से होते हैं। तो आपके कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल B और C में जो न्यूमेरिकल्स है ना, तो उसमें से आपका डेफिनेटली जो है वो पूछे जाएंगे, जो 10 क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर्स नहीं मिलता है, तो उनके न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से करके जाना। चैप्टर नंबर 8-9 मैंने स्पेसिफिक हाईलाइट किया तो कि इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग देख के जरूर जाना, क्योंकि ये पूछा गया था और आगे भी आपका पूछ सकते हैं। इसके साथ ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।